हाय फ्रेंड्स, आपका easyhouse.com यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपकी इन्वेस्टमेंट नीड्स के लिए। आज का वीडियो हाउ टू गेट रिच, कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं, 1 करोड़पति। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिए और जानिए कि आप कौन सी हैबिट बदल के अमीर बन सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए फ्यूचर अपडेट्स के लिए। और आपको हमारे वीडियोस यूज़फुल लगें तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और टॉपिक्स भी कवर करें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में मेंशन करें। अमीर बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सेविंग मनी। सेविंग मनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अमीर बनने का। अमीर और गरीब लोगों में यही बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि जो पैसे बचाता है वो अमीर बनता है और जो पैसे नहीं बचाता वो गरीब रह जाते हैं। देखिए, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपकी सैलरी आती है या आपको पैसे मिलते हैं तो आप क्या करते हैं। सबसे पहले आप उससे गाड़ी ख़रीदते हैं, आप उससे शॉपिंग करते हैं, आप अपने घर के खर्चे करते हैं और एंड में जो पैसे बचते हैं वो आपकी सेविंग्स हो जाती हैं। इस टाइम पे आपको ध्यान देना चाहिए कि जब आप छोटे थे या जब आप बड़े हो रहे थे तो आपके फादर मदर या ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर क्या बताते थे आपको। वो आपको बताते थे कि हमेशा बेटा पैसा बचाओ और उसको इन्वेस्ट करो। तो रीज़न इसका ये है कि आपकी जब सैलरी पहले आती है, आपको फर्स्ट थिंग जो उसमें करनी चाहिए कि पहले उसमें से आप डिसाइड करें कि उसमें से हम पहले इतना पैसा सेव करेंगे। जनरली एक थंब रूल जो हम फॉलो करते हैं और जो हमको करना चाहिए वो होता है कि हमको एटलीस्ट 30%, अगर 30% आपसे नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट 25% ऑफ दैट मनी आपको हर महीने पहले सेव करना चाहिए। और फिर बाकी पैसे में आप अपनी शॉपिंग या जो भी लेजर एक्टिविटीज़ करें और अपने घर के खर्चे XYZ चलाएं। लेकिन हर महीने की सैलरी में आपको 25 और अगर आप ज़्यादा चाहें तो 30 और उससे अगर 50 कर सकते हैं तो ऑब्वियसली द बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ये आपको करना चाहिए और ये पैसे आपको सेव करने चाहिए। ये एक हैबिट है जो आपको अपने सिस्टम में डालनी चाहिए। और ये जो पैसा आप जो सेव कर रहे हैं इनको आपको सेव ही नहीं करना है, इस पैसों को आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट ऐसी जगह करना है ताकि आपके फ्यूचर के लिए आप इसको एक कैश जनरेटिंग एसेट बना सकें। सो बेसिकली आप FD करें या इक्विटी ख़रीदें या गोल्ड ख़रीदें या प्रॉपर्टी ख़रीदें, लेकिन आपको इस पैसे को इन्वेस्ट करना है ऐसे ताकि ये फ्यूचर में आपके कैश जनरेटिंग एसेट्स बने। या कैश जनरेटिंग एसेट्स का मतलब है कि ये 2 तरीके से आपके लिए पैसे कमाते हैं, या तो उन पे इंटरेस्ट आए आपको या उसमें कैपिटल अप्रिसिएशन हो। तो इंटरेस्ट तो जैसे हो गया FDs हो गए जिसमें ब्याज आपको हर महीने मिल रहा है, या आपकी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है तो उसमें कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो रहा है आपको, मतलब उस प्रॉपर्टी की प्राइस भी बढ़ रही है। जैसे 2 साल 3 साल 4 साल प्राइस भी बढ़ती जाएगी और एक पीरियोडिक पे आउट भी मिलेगा आपको रेंट के तरीके से। तो वो कैश फ्लो भी आपके लिए जनरेट कर रहा है। तो एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी हो रही है आपके लिए हर महीने के लिए रेंट के थ्रू। और अगर आप इक्विटीज़ में देखते हैं तो ये आपको डिविडेंड मिलता रहे ऑफ एंड ऑन। अगर आपने डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा है जो रेगुलरली डिविडेंड देते हैं, या फिर आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा। सो आपको ये चीज़ें करनी है। बेसिकली आपको एक्सपेंडिचर नहीं कम करना है और सेविंग्स ज़्यादा करनी है, और सेविंग्स को इन्वेस्ट करना है इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन वाले एसेट्स में। क्योंकि बहुत बार होता है कि लोग सोचते हैं कि मैं पैसे कमाने लगा हूँ, चलो आज मैं एक बड़ी गाड़ी ख़रीद लेता हूँ। लेकिन बड़ी गाड़ी के बदले अगर कोई स्टॉक्स ख़रीद ले या कोई घर ख़रीद ले या कहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीद ले जिसमें उसको रेंट भी मिलता रहे और कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो, तो फ्यूचर्स में जाके बहुत हेल्पफुल होता है। मैं आपको एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा। ये आई थिंक कुछ दिन पहले कुछ TV पे आया था कि एक लड़का था, उसके पास उसके ग्रैंडफादर आए और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो वो उनकी देखभाल करने लगा और बहुत देखभाल करी उसने। 10 साल बीत गए और एक दिन उसके ग्रैंडफादर ने खुश होकर उसको बोला कि बेटा मैंने एक FD के अंदर मैंने कुछ स्टॉक्स ख़रीदे हैं HDFC के, उनको आप लेके आ जाओ। और जब उस लड़के ने लॉकर में देखे तो उसको HDFC के स्टॉक्स मिले आज से 20 साल पुराने ख़रीदे हुए। और अपेरेंटली आई थिंक उसके पास
आई थिंक 25,000 XYZ, बहुत स्मॉल अमाउंट के, बहुत स्मॉल अमाउंट के उसने ख़रीदे थे, लेकिन बहुत हाई नंबर ऑफ शेयर्स थे। आई थिंक 95 या 2000 में ख़रीदे थे, और उनकी वैल्यू आज आई थिंक कोई 2 करोड़ या 3 करोड़ या ऐसे कुछ थी। आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, लेकिन करोड़ों में उसकी अमाउंट था। तो इवन अ स्मॉल अमाउंट जो 20-25 साल पहले आपने इन्वेस्ट करा है एक कैपिटल अप्रिसिएशन और अच्छे एसेट्स में, वो फ्यूचर में जाके आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो इसीलिए आपको ये बहुत अच्छी तरह देखना है कि ये आपको एसेट्स पहले बनाने हैं, सेव करना है, एसेट्स बनाने हैं और एक्सपेंडिचर कम करना है। मैं अब आपको एक रूल बताता हूँ जो जनरली फॉलो करा जाता है कि आप अपनी, अगर आपकी सैलरी से 100 रुपीज़ है, उसमें से आपको 50% आपके एसेंशियल एक्सपेंसेस में खर्च करना है, और 20% एटलीस्ट, और 25% तक आइडली आपको 25% उसमें सेविंग्स में डालना है, और 25% आपका टैक्स में चल जाएगा, राइट। तो अब हम देख रहे हैं कि अब आप पूछोगे कि मेरे एसेंशियल एक्सपेंसेस में क्या आता है। आपको एसेंशियल एक्सपेंसेस में देखना है कि आपकी घर के लोन का पेमेंट, आपकी रेंट का पेमेंट उसमें हो, या प्रॉपर्टी का कोई टैक्सेस हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो, लैंडलाइन के बिल्स हों घर के, राइट। उसमें आपका फूड आएगा। फूड में आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें आप अपने रेस्टोरेंट्स के बिल्स और ये सब बाहर खाने का भी पैसा उसमें इंक्लूड होगा, लेकिन इसमें आपके घर का किराने का सामान जो एक महीने में आता है वो इंक्लूडेड होगा। एंड अगर आप समझते हो कि आप बाहर रह के बिना बाहर खाना खाए रह नहीं सकते, तो उसको भी आप इंक्लूड करिए इस फूड एक्सपेंसेस में। इसके अलावा आपका हेल्थ केयर एक्सपेंसेस इसके अंदर आएगा, जैसे आप महीने में आपकी दवाइयों का खर्चा, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है अपने आपके लिए और अपनी फैमिली के लिए, तो वो भी इसी में आएगा। चौथी चीज़ जो एसेंशियल्स के अंदर आएगी वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपकी कार की EMIs, आपके पेट्रोल का खर्चा, आपके पार्किंग के टिकट्स, मेंटेनेंस की कॉस्ट, कार का इंश्योरेंस एक्सेट्रा। इसके अलावा आपको अपने बच्चों के लिए भी खर्चा रखना है, जो उसकी स्कूल फ़ीस है, उनकी बुक्स के पैसे हैं, और जो उनकी ज़रूरतों के पैसे लगते हैं महीने के, कुछ के सामान ख़रीदने के लिए, उनको बाहर ले जाने के लिए, वो सब इसमें आ जाएगा। इसके अलावा आपके सारे डेट पेमेंट्स जो आप करते हैं, जो आपने लोन पे चीज़ें ले रखी हैं, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स, या अगर आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है या लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है, तो ये सारी ऑब्लिगेशंस और डेट पेमेंट्स भी आपको इस एसेंशियल 50% के अंदर ही रखने हैं। इसके अलावा आपके बाकी के पैसे जो हैं वो आपको क्या करना है कि उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 20% तो आप अपने लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए डालिए, जो आपके बच्चों के फ्यूचर नीड्स के लिए, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, एंड उसको आप रेगुलरली इन्वेस्ट करिए फॉर जनरेटिंग गुड प्रॉफिट्स, राइट। एक्विटीज़ में करिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए, इवन FDs में इन्वेस्ट करिए, डिपेंडिंग कि आप एग्जैक्टली आपका गोल क्या है और आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। उसका एक फाइनेंशियल प्लानर या आपसे नहीं होता है तो आप अपने एडवाइज़र से बात करके उसकी प्लानिंग करके आप इस 20% ऑफ पैसे को इन्वेस्ट करिए फॉर द लॉन्ग टर्म। बाकी आपके 5% के जो पैसे रह गए, उसको मैं बोलूँगा कि आप अपने एक शॉर्ट टर्म या इमरजेंसी फ़ंड बना सकते हैं शॉर्ट टर्म का। आइडली ये 6 महीने का बनता था, लेकिन अब कोरोना वायरस के बाद आई थिंक ये फ़ंड आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, प्रॉब्ली 7.5 या 10% भी कर सकते हैं, राइट। बेसिकली 1 साल का खर्चा मेरे हिसाब से 6 महीने के बदले 1 साल का खर्चा होना चाहिए, और ये होगा कि अगर आपकी जॉब चले जाएगी तो आपके घर के एक्सपेंसेस इस पर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए 1 साल तक, राइट। एंड इसमें इमरजेंसी कॉस्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं आप, जैसे कोई आपके घर में हॉस्पिटलाइज हो गया, मेडिकल कंडीशन हो गई, या आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपके कोई इमरजेंसी हो जाए, आपके डेंटिस्ट विजिट एक्सेट्रा, जो आपके इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो सब आपकी इसमें आप कर सकते हो। जैसे कोई बच्चों की स्कूल में आउटिंग है या दोस्तों के साथ डिनर है एक्सेट्रा, उसको भी शायद आप इसमें कंबाइन कर सकते हैं। तो ये आपके एक तरीके के एक रफ़ एस्टिमेट्स हैं, राइट। और दूसरी बात है कि आपको है ना ब्याज
और इंटरेस्ट को अपने लिए काम कराना है, इंटरेस्ट या रिटर्न को अपने लिए काम कराना है। आप नहीं चाहते कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे करें। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे करेंगे तो जो चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें आप ख़रीद रहे हैं, राइट। लग्जरियस आइटम्स आप ख़रीद रहे हैं और उससे क्या होगा, इवेंचुअली आप उस पर काफ़ी हाई इंटरेस्ट देने लग जाएंगे उन चीज़ों के पे, एंड यू विल हैव टू सेल एसेट्स एंड थिंग्स विच जो आपको ज़िंदगी में उनकी ज़रूरत होगी वो आपको बेचनी पड़ेंगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उतना ही खर्चा करें जितने आपकी सैलरी में होता है। आई नो आजकल मिलेनियल्स की थिंकिंग है कि यू ओनली लिव वंस एंड आपको खर्चा करना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप एक सेपरेट बजट बना सकते हैं फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स, और आप उसमें इंडल्ज करिए, लेकिन इतना भी नहीं करिए कि आपकी दूसरी चीज़ों पे उसका इम्पैक्ट हो। तो हर चीज़ मॉडरेशन में करी जाएगी तो बेटर होगा, एंड सेविंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर जितना ज़्यादा आप सेव करेंगे अपना पैसा, योर लाइफ विल बी फ्री, और आप वो चीज़ें कर पाओगे जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड में नहीं कर पाती। बस 2% लोग होते हैं ज़िंदगी वर्ल्ड में जो ऐसी ज़िंदगी जी पाते हैं जैसी वो जीना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करा हुआ है। तो आपको मेरी थिंकिंग है पर्सनली ऑन हाउ यू शुड अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और आपको कैसे जीना चाहिए। अगर आपको ये पसंद आया हमारा वीडियो और आप इसको आप अपनी लाइफ में यूज़ भी करें, सो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें एंड हिट द बेल आइकन, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो हमको मोटिवेशन मिलता है आपको फ्यूचर में और वीडियोस बनाने के लिए। एंड लास्टली, अगर आप कुछ और चीज़ों के बारे में भी, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, सो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिए। थैंक यू।